हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एनके एजुकेशन। ये चैनल बेसिकली क्लास 9 के एजुकेशनल वीडियो के लिए है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो जो आप एजुकेशनल वीडियो है उसको आप सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का चैप्टर 14, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इस चैप्टर में ह्यूमिडिटी के दो टाइप्स यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन के टाइप्स, प्रेसिपिटेशन, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, रिलीफ और ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। तो चलिए एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमिडिटी। The amount of water vapor present in the air varies from place to place and from time to time at the same place। मतलब एक सेम प्लेस में टाइम अलग अलग टाइम में अलग अलग प्लेस में एक वो जो अमाउंट वाटर वेपर होता है वो वेरी करता है, यानी ह्यूमिडिटी वेरी करता है। ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज ह्यूमिडिटी। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। द वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इज रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर। मतलब जो वाटर वेपर होता है वो जो कैपेसिटी ऑफ एयर, उसका जो कैपेसिटी होता है एयर में वो होल्ड होने का वाटर वेपर को, उसको ही वो रिलेटेड होता है टेम्परेचर से। हॉट एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर। द हॉट एयर जो होता है वो कोल्ड एयर से मुकाबले ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकता है। तो चलिए अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टेम्परेचर to the maximum quantity of water vapor that the temperature can hold the at that temperature। relative humidity is expressed as a percentage। इसका मतलब अगर आपको मिलेगा तो साफ में यहाँ पे एक ये बनाया हुआ है टेबल जैसा। इसका मतलब यहाँ से आपको हम अच्छे से समझाते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो उसका वो एक रेशियो होता है जो ऊपर में रहता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। मतलब एक अमाउंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और टेम्परेचर एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक एयर में प्रेजेंट होता है by the maximum amount of water vapor that air can hold at that temperature into 100। मतलब एक यहाँ पे 30 ग्राम दे दिया है, एक्चुअल अमाउंट है। अब उसमें से उसको बाई में करके देखेंगे उस टेम्परेचर में कितना रह सकता है, टोटल कितना अमाउंट रह सकता है मैक्सिमम। जैसे 30 डिग्री में 30 ग्राम रह सकता है, तो उस 30 डिग्री में कितना मैक्सिमम जा सकता है उसको इंटू 100 कर देंगे। इसका लेके आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगा और इसका और जो आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा। यहाँ पे एग्जांपल को मैंने अभी शॉर्ट में ही समझा दिया है। जो यहाँ पे अब पढ़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज व्हेन एयर गेट्स कूल्ड एंड डिक्रीज व्हेन एयर गेट्स हीट अप। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है जब एयर गेट्स कूल्ड और जब डिक्रीज होता है और डिक्रीज कब होने लगता है जब एयर हीटेड अप होता है, मतलब गर्म होने लगता है। Relative humidity increases when water vapor is added to the atmosphere। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो वाटर वेपर जब ऐड होता है एटमोसफेयर में तब इंक्रीज होता है, और जब वाटर वेपर रिड्यूस होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वेटोरियल रीजन में हाई रहता है, पर वहीं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में एकदम लो रहता है, मतलब मिनिमम रहता है। When the relative humidity of air is 100%, the air is said to be saturated। मतलब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जब 100% रहता है, एकदम 100%, तो उस एयर को सैचुरेटेड कहते हैं। और से वो सैचुरेटेड एयर जो है और कोई एडिशन ऑफ वाटर वेपर नहीं ले सकता, और कोई वाटर वेपर गेन नहीं कर सकता है। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। मतलब टेम्परेचर जिसमें एयर सैचुरेटेड हो जाता है उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो चलिए अब ह्यूमिडिटी के सेकेंड टाइप्स में आते हैं जिसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इंडिकेट्स द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब जब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है
जो कि प्रेजेंट होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसी को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। आसान भाषा में वापस से समझा दे तो देखिए, एक टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो कि गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में है, उसी को बस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और इन ग्राम में एक्सप्रेस हो सकता है। एज द वॉल्यूम ऑफ एयर इज लाइकली टू चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज नॉट यूज्ड कॉमनली। मतलब जब वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज होता है, टेम्परेचर भी साथ में चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज नॉट यूज्ड, मतलब उतना कोई इसका दरकार नहीं है। इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू मतलब है कि वो टेम्परेचर को कंसिडरेशन नहीं लेता है, ना ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो कंसिडरेशन में रहता है सैचुरेटेड बनने के लिए। तो चलिए अब अगले के बारे में बात करें तो कंडेंसेशन आता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस। मतलब कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस में। कंडेंसेशन एकदम उल्टा प्रोसेस होता है इवापोरेशन का। कंडेंसेशन occurs when water vapor is added to saturated air or when air is cooled below the dew point. कंडेंसेशन तभी होता है जब वाटर वेपर ऐड होता है सैचुरेटेड एयर में, और या तो जब एयर जब कूल हो जाता है ड्यू पॉइंट के बिलो में, तब होता है। बढ़ते हैं, as saturated air is holding the maximum quantity of water vapor, the excess water vapor gets condensed, therefore condensation begins only when the air is already saturated। मतलब जो सैचुरेटेड एयर होता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकता है। जो एक्सेस होता है, लिमिट से बाहर होता है, वो कंडेंस हो जाता है। देयरफॉर कंडेंसेशन बिगिंस ओनली व्हेन द एयर इज, मतलब कंडेंसेशन तभी हो सकता है जब एयर सैचुरेटेड हो। As usually condensation occurs due to cooling of saturated air। कंडेंसेशन आमतौर पे कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड एयर पे ही होता है। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सैचुरेटेड एयर एक टेम्परेचर 30 डिग्री में 30 ग्राम ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। तो जब 25 डिग्री में वो कितना होल्ड कर सकता है, तो 25 डिग्री में वो 23 ग्राम को ही होल्ड करता है। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों, तो इसका साफ रीज़न है कि जो 7 ग्राम जो रिमेनिंग होता है वो कंडेंस हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेस हो जाता है। कंडेंसेशन स्टार्ट्स व्हेन द एयर गेट्स कूल टू द टेम्परेचर बिलो द ड्यू पॉइंट और सैचुरेशन लेवल। कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही एयर कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है टेम्परेचर बिलो द ड्यू पॉइंट, मतलब टेम्परेचर जो बिलो द ड्यू पॉइंट है और सैचुरेशन लेवल है। कूलिंग ऑफ एयर में अकर इन 3 वेज, मतलब कूलिंग ऑफ एयर 3 प्रकार से हो सकता है। कॉन्टैक्ट विथ अ कोल्ड सरफेस, मिक्सिंग विथ कोल्ड एयर एंड एसेंट ऑफ एयर। चलिए आपको समझ आ गया, मतलब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में और ठंडी हवा से मिलने से और एसेंट ऑफ एयर से। इन तीनों प्रोसेस में जो एसेंट ऑफ एयर है वही मोस्ट कॉमन होता है कंडेंसेशन को टेक प्लेस करने के लिए। और द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन्स एक्सेट्रा facilitates condensation of water vapor around them. The solid particles are called the hygroscopic nuclei। मतलब जो प्रेजेंट ऑफ एक माइन्यूट जो सॉलिड पार्टिकल्स रहता है लाइक डस्ट, कंडेंसेशन जब होता है ना तो डस्ट वस्ट जब फॉर्म हो जाता है एक छोटा छोटा माइन्यूट सा सब्सटेंस में, सॉलिड पार्टिकल्स में, जो कि स्मोक, डस्ट कहा जाता है, पोलन ग्रेस एक्सेट्रा, वो सब सॉलिड पार्टिकल्स को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन टेक प्लेस इन मेनी फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑकर्स। मतलब कंडेंसेशन बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है, बस टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। When the dew point temperature is above freezing point 0 degree, condensation takes place in the form of tiny droplets of water। मतलब कंडेंसेशन का जब एक एग्जांपल लेते हैं, जब ड्यू पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पर रहता है, तो कंडेंसेशन वाला जो प्रोसेस है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाएगा,
और वहीं जब बात करें जब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, माफ़ कीजिएगा, जब 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तो डायरेक्टली वो आइस पे कन्वर्ट कर देगा। कंडेंसेशन कहीं भी किसी भी कोना में हो सकता है अर्थ सरफेस के, और कहीं कोई सा भी एटमॉस्फेयर में हो सकता है। कंडेंसेशन में आते हैं जो कि क्लाउड्स है। क्लाउड्स ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन टू अ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन फॉर वेदर एनालिसिस। मतलब जो क्लाउड होता है, जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस में जो वेदर का, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन मतलब जहाँ पे वेदर उधर का एनालिसिस होता है, वहाँ पे क्लाउड्स के द्वारा ही पता चलता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा। देयर शेप, हाइट, मूवमेंट inform us about the weather, sky condition and weather for the day। मतलब क्लाउड्स ही आज का या उस दिन का जो वेदर पे के बारे में बताया जाता है। डेली फॉरकास्ट देयरफॉर आल्सो कैरी डिटेल्स ऑन क्लाउड कंडीशंस। जो डेली फॉरकास्ट करते हैं वो क्लाउड पे ही डिपेंड रहते हैं, क्लाउड ही उनको क्या डिटेल, क्लाउड से उनको डिटेल्स पता चलता है आज का दिन कैसे आ रहा है या उस दिन कैसे जाएगा जिस दिन क्लाउड्स अलग अलग शेप में होते हैं। ये सब फॉर्म होता है जब कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक पार्टिकल्स। मतलब क्लाउड जो होता है वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से होता है, जब डस्ट के अराउंड होता है तब क्लाउड फॉर्म होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाउड्स कवर और स्काई इज डन विजुअली बाय व्यूइंग द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड इन द स्काई। जो ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाउड्स होता है जब कवर या स्काई में कवर हो जाता है, वो उसको बाय इज विजुअली डन बाय व्यूइंग द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड इन द स्काई। वो जो क्लाउड जो प्रेजेंस होता है उसी के हिसाब से देखा जाता है वेदर। ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा। इससे साफ से मतलब निकलता है कि जो क्लाउड्स ही होता है वो वही बताता है मेट्रोलॉजिकलिस्ट को जो कि वेदर के बारे में। डीओ की बात करें तो सेकंड फॉर्म होता है ये। डीओ ऑकर्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेशन ऑन ब्लेड्स ऑफ ग्रास, लीव्स, फ्लावर्स और रॉक पार्टिकल्स ऑन द ग्राउंड। ड्यू जो होता है वाटर वेपर, ड्यू होता है जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है ग्रास, लीव्स, फ्लावर ये सब के ब्लेड्स में और ग्राउंड में होते हैं ये सब। ड्यू ड्यू जो होता है वो कॉमनली विंटर में होता है जब लॉन्ग नाइट एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। फेवर रेडिएशनली कूलिंग ऑफ एयर बिलो ड्यू पॉइंट। अब आपसे पूछ सकता है कि ड्यू क्यों नीचे होता है, गिव रीजन वाई ड्यू ऑकर्स कॉमनली ड्यूरिंग नाइट। क्योंकि इसका साफ में, क्योंकि विंटर में लॉन्ग नाइट्स होता है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है और फेवर्स रेडिएशनल कूलिंग ऑफ एयर बिलो ड्यू पॉइंट। Dew occurs only when the condensation takes place at temperatures above 0 डिग्री। ड्यू तभी होगा जब टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर होगा, मतलब कंडेंसेशन जब होगा तो 0 डिग्री के ऊपर होना चाहिए तभी वो ड्यू होगा। तो थर्ड टाइप में आ जाए तो फ्रॉस्ट है। When condensation takes place below 0 डिग्री, water vapor freezes into minute crystal of ice on object near the ground such as leaves, ग्रास और रॉक पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट और हॉर। मतलब फ्रॉस्ट को हॉर भी कहते हैं। अब ये पूछ सकते हैं फ्रॉस्ट क्या होता है। मतलब जब कंडेंसेशन 0 डिग्री के भी नीचे होता है, मतलब नेगेटिव में होता है, तो वाटर वेपर जो कि ठंड जम जाता है क्रिस्टल्स में, आइस के क्रिस्टल्स में, वो ऑब्जेक्ट जो नियर ग्रास वास के बगल में जो होता है उसी को फ्रॉस्ट या हॉर कहता है। फ्रॉस्ट इज हार्मफुल टू कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज। फ्रॉस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है जो प्लांट्स के लिए और फ्रूट ट्रीज के लिए। चौथा टाइप की बात करें तो वो फॉग, मिस्ट एंड स्मॉग है। तो इसमें बताया जा रहा है कि फॉग एंड मिस्ट आर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द ग्राउंड। मतलब फॉग और मिस्ट जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन होता है जो कि लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द ग्राउंड, मतलब जमीन में जिस लेयर में हम लोग रहते हैं उस लेयर में हुआ जाता है। ऑन लॉन्ग विंटर नाइट द ग्राउंड कूल्स रैपिडली एंड लेयर ऑफ एयर अबव द ग्राउंड also cools by radiation. Such cooling may reduce the temperature below the deep। मतलब है कि जब लॉन्ग विंटर नाइट होता है, जैसे ठंडा में से नाइट बड़ा होता है, डे शॉर्ट होता है,
तो नाइट में पता है क्या होता है कि वो होता है द जो ग्राउंड जो कूल होता है रैपिडली एंड द लेयर ऑफ एयर अबव द ग्राउंड, मतलब जो लेयर ऑफ एयर है वो अबव द, मतलब जो जमीन जो होता है वो ठंडा हो जाता है और वो टेम्परेचर को रिड्यूस करता है ड्यू पॉइंट का। मिस्ट इज लेस डेंस फॉग एंड विजिबिलिटी एक्सटेंड्स अप टू 2 किलोमीटर्स। जो मिस्ट होता है वो फॉग से कम धुंधला होता है पर उसका विजिबिलिटी 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। मिस्ट कंटेंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एटमोसफियर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिस्ट जो होता है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब सस्पेंड होता है एटमोसफियर में, जब जो कि क्लोज टू द अर्थ सरफेस होता है, वो से ही मिस्ट कहा जाता है। सीधी बात करें तो मिस्ट जो होता है वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर से बनता है जो कि सस्पेंड हो चुका है एटमॉस्फेयर में, और जो वहाँ जो सस्पेंड हुए हैं वो एकदम अर्थ सरफेस के एकदम पास में हुए हैं, क्लोज में हुए हैं, और उसी को मिस्ट कहा जाता है। उसी से मिस्ट कंसिस्ट हुआ है। स्मॉग इज फॉग मिक्स्ड विद डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। स्मॉग एकदम सिंपल है कि जब फॉग मिक्स्ड हो जाता है डस्ट पार्टिकल और स्मोक से, वो स्मॉग बनाता है। तो अगले टॉपिक में जो कि है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन? इसका जवाब है प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कंडेंस्ड वाटर वेपर फॉल्स टू द ग्राउंड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज रेनफॉल, स्नोफॉल एंड अदर्स। प्रेसिपिटेशन मतलब एक प्रोसेस है जो कि कंडेंस वाटर वेपर मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कंडेंस जो वाटर वेपर होता है एयर में, स्काई में, वो जब कंडेंस हो जाता है, जो जब जमीन में गिरता है रेनफॉल, स्नोफॉल या अदर्स के द्वारा, उसी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें तो पहला फॉर्म है रेन, जो millions of cloud particles coalesce to form a raindrop which becomes too heavy to remain in suspension in the cloud। मतलब बहुत सारा क्लाउड मिक्सअप होके जब बारिश करता है उससे पहले वो सस्पेंड हो जाता है और बहुत भारी हो जाता है, उसी के कारण रेन ड्रॉप गिरता है और उसको हम लोग बारिश कहते हैं। जब रेन ड्रॉप सच ड्रॉप फॉल डाउन ड्यू टू देयर वेट, मतलब ड्रॉप जो गिरता है वो उसके वेट के कारण गिरता है। और जब रेन ड्रॉप स्मॉल साइज का होता है उसे ड्रिजल कहते हैं, और लार्ज पार्टिकल का होता है, मतलब साइज में बहुत छोटा हो तो ड्रिजल, साइज में बड़ा हो तो रेनफॉल। रेनफॉल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब ये पूछ सकते हैं डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो आपको जवाब लिखना है रेनफॉल। अगला फॉर्म में आए तो स्नो है। स्नो इज द पाउडरी फॉर्म विच फ्लोट्स इन द एयर एंड सेटल्स डाउन ग्रेजुअली ऑन द ग्राउंड। मतलब स्नो जो है वो एक पाउडरी मास है जो कि एयर में फ्लोट होता है और जब नीचे गिरता है तो ग्रेजुअली सेटल डाउन होता है ग्राउंड में। Snowfalls usually occurs in winter in the middle and high latitude and in the high mountainous region। अब आपसे पूछ सकता है स्नोफॉल कहाँ होता है, तो स्नोफॉल विंटर में मिडिल और एंड द हाई लैटिट्यूड में होता है, मिडिल और हाई लैटिट्यूड में होता है, इन द हाई माउंटेन रीजन में, मतलब बर्फ वाले, मतलब पहाड़ी जगह में होता है। तो चलिए थर्ड फॉर्म में बात करें जो कि हेल है, HAIL वाला, नरक वाला नहीं, मतलब प्रेसिपिटेशन का तीसरा टाइप है। तो प्रेसिपिटेशन का तीसरा टाइप जो कि हेल है, इन प्लेस वेयर देर आर स्ट्रॉन्ग vertical currents of air, the ice particles are pushed upward, they grow to a large size and fall as round particles of solid ice। This form of precipitation is called hail। मतलब जो स्नोफॉल जैसे ही होता है, जब वो गिरता है तो एक राउंड शेप में गिरता है सॉलिड आइस की तरह, उसी फॉर्म को हेल कहते हैं। अब स्नोफॉल और हेल में एक अंतर होता है। स्नोफॉल मतलब जैसे वो स्नोफॉल मतलब बर्फ का गोला, और इसमें जो स्नोफॉल मतलब वो जो बर्फ जो गिरता है, और ये बर्फ का गोला। द लार्ज आइस पार्टिकल्स विच फॉल्स डाउन आर कॉल्ड हेलस्टोन्स। मतलब जो बर्फ जो गिरता है नीचे जमीन में और जब बहुत वो साइज में थोड़ा बड़ा हो उसको हेलस्टोन्स कहते हैं। और वो
साइज में बड़ा होता है, ना ही और वेट में भी बरसात में ज़्यादा होता है। हेलस्टोन्स कॉज डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड हाउसेस, मतलब जो बर्फ होता है वो जो गिरता है तो क्रॉप्स को और घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और हेल्स हेल्स जनरली जब थंडर स्टॉर्म होता है तब गिरता है। हेल्स मतलब जो बर्फ वाला बारिश कहते हैं, और स्नो को मतलब बर्फ जो गिरता है, स्नोफॉल, जैसा कि अपने कार्टून एनिमे में देखते हैं। चलिए एक फैक्ट फाइल आ गया है। अरेन डे, फॉर मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्डिंग अरेन डे इज reckoned as period of 24 hours with at least 0.01 inch or more being recorded। मतलब जब बारिश का दिन किसको कहा जाता है, जब 24 घंटों में एटलीस्ट 0.01 इंच जो बारिश उसको नापा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करें तो तीन टाइप्स ऑफ रेनफॉल होता है। पहला टाइप की बात करें तो रिलीफ और ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, दूसरा टाइप है कन्वेक्शनल रेनफॉल, तीसरा है साइक्लोनिक और फ्रंटियल रेनफॉल। तो पहला टॉपिक की बात करें तो रिलीफ और ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ये इसका मतलब है सीधी भाषा में अगर इसको शॉर्ट में समझाया जाए, जैसे ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, मैं ड्राइंग उतना अच्छी नहीं पर आप तो समझने का कोशिश कीजिए। ये जब विंड इधर आ रहा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है इससे, और ये रहता है रेन शेडो एरिया। एक मिनट, ये रेन शेडो एरिया है और ये लीवर्ड साइड है, एक एक करके बात होते हैं। तो जब विंड जब इधर से आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ये माउंटेन है और ये जब इसको रिफ्लेक्ट कर देता है तो इधर ज़्यादा बारिश होता है, और इसी साइड को इसलिए रेन शेडो एरिया कहते हैं क्योंकि यहाँ बारिश होता है। और वही इस तरफ जो लीवर्ड साइड होता है उसमें ज़्यादा बारिश नहीं होता है। इसका एग्जांपल ले तो मुंबई है, मुंबई जो कि इंडिया का एक सिटी है, वो रेन शेडो एरिया है। और वही मुंबई के पास जो शहर पुणे है वो एक लीवर्ड साइड में है। मतलब मुंबई में 200 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे लिखा है मुंबई में 200 सेंटीमीटर बारिश होता है, वही पुणे में 70 सेंटीमीटर। मतलब जब विंड, जैसे ये मुंबई एक प्लेस, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पुणे है। जो मुंबई में जब यहाँ से हवा चलता है वो हवा यहाँ पे टकरा के पार से रेनफॉल ब्रिंग करता है, और वहीं इस तरफ रेनफॉल नहीं ब्रिंग करता है, मतलब होता है तो बहुत कम बारिश होता है मुंबई के हिसाब से। और इस साइड ये पुणे है तो इसलिए मुंबई में ज़्यादा बारिश होता है और पुणे में कम होता है। ये शॉर्ट में मैंने आपको पूरा ये समझा दिया है, आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले टाइप में बात करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल है। कन्वेक्शनल रेनफॉल को जो शॉर्ट में समझाए तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर्स व्हेन द हीटेड एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस राइजेस अपवर्ड अलोंग विद द वाटर वेपर एंड गेट्स कंडेंस्ड व्हेन इट रीचेस टू अ हाई ऑल्टीट्यूड। मतलब कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होता है वो होता है जब उस वो होता है कब, जब वो होता है जब ये अर्थ सरफेस से जो हीटेड एयर है वो जब उठ के चले जाता है ऊपर की तरफ, वाटर वेपर बन के ऊपर चले जाता है और क्लाउड में जाके कंडेंस्ड हो जाता है, और एट हाई क्लाउड में ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में, और हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण जम जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, क्लाउड्स बनता है, फिर वो जाके बारिश बनता है और उसी से बारिश बनता है। ये एक वाटर साइकिल भी होता है ऐसी टाइप का। ये दिस टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये जो इस टाइप का रेनफॉल होता है ना वो मेनली आफ्टरनून में होता है 2 p.m. एंड 4 p.m. सच रेनफॉल इज accompanied बाय थंडर एंड लाइटनिंग। मतलब ये जो रेनफॉल होता है उसमें ज़्यादातर थंडर और लाइटनिंग होता है। चलिए लास्ट टाइप ऑफ रेनफॉल में चलते हैं, साइक्लोनिक और फ्रंटियल रेनफॉल। साइक्लोनिक cyclones are centers of low pressure where they are ascending current of air, strong winds and as ascending currents of air are associated with the passage of tropical cancer। मतलब साइक्लोन क्या होता है, आंधी तूफान, जब बहुत तेज बारिश होता है, बहुत तेज हवा चलता है, उसी को साइक्लोन कहता है। साइक्लोन लो प्रेशर में होता है और और दिस गिव्स हेवी रेनफॉल। मतलब साइक्लोन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, काफ़ी तेज़ हवा चलता है। इसका सीधे टेम्परेटेड साइक्लोन्स हैव वेल डेवलप्ड फ्रंट्स बिटवीन द वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। मतलब टेम्परेट साइक्लोन जो साइक्लोन होता है
वो वार्म एयर और कोल्ड एयर के जो बीच का जो एयर होता है उसमें वो आ जाता है, उससे होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि होता है वो होता है मेनली होता है ईस्ट कोस्टल ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, इन द ट्रॉपिकल बेल्ट में होता है। साइक्लोनिक रेनफॉल होता है वो कॉज्ड बाय टेम्परेट साइक्लोन्स इज वाइड स्प्रेड इन द बेल्ट ऑफ वाइटल वेस्टर्न लाइज इन मिड लैटिट्यूड। मतलब साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे कॉज होता है, वो कॉज होता है टेम्परेट साइक्लोन के कारण, जो वाइड स्प्रेड हो जाता है इन द बेल्ट, मतलब बेल्ट ऑफ वेस्टर्नलीज में होता है और इन मिड मिड लैटिट्यूड। द यूनाइटेड किंगडम, ये एग्जांपल एक्सपीरियंस फ्रंटियल रेनफॉल एज इट इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ डिप्रेशन ओवर द कंट्री। मतलब जो यूनाइटेड किंगडम होता है वो एक्सपीरियंस करता है दिस टाइप ऑफ रेनफॉल। मतलब साइक्लोनिक रेनफॉल मेनली यूनाइटेड किंगडम में होता है क्योंकि वो वेस्टर्लीज में है, बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज में है और मिड लैटिट्यूड में। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा चैप्टर में आपको वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में। मैं पक्का हर एक जन का कमेंट पढ़ूंगा। तो चलिए, इस चैप्टर और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।